नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर संग्राम, जो कि 2023 का सेमीफाइनल भी मारा जा रहा है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में पहले चरण के चुनाव प्रचार की प्रक्रिया 5 बजते ही थम गया। प्रचार निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार थमा है। 6 जुलाई को यानी 2 दिन बाद वोटिंग होनी है और आज आप जैसे ही 5 बजा आप प्रचार नहीं कर पाएंगे। अंतिम दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ समेत दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार थम गया है। 11 नगर निगम, 33 नगर पालिका में चुनाव होना है। पहले चरण में निकाय चुनाव के पहले चरण के रण की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरी ताकत झोंकी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 6 जुलाई को वोटिंग यहां पर होनी है। अंतिम दिन शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ समेत दिग्गजों ने पूरा दमखम लगा दिया अपना। चूंकि 11 नगर निगमों में महापौर की भी चुनाव है। इसी फेज में 16 में से 11 नगर निगम का चुनाव इसी फेज में है। और ध्यान दीजिएगा कि इसी फेज में भोपाल का भी है और इंदौर का भी है। तो निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए जो प्रचार करना था माननीयों को, उसकी मियाद खत्म हो गई। अब आप प्रचार नहीं कर सकते हैं। अब पोलिंग पार्टियां रवाना होगी। चूंकि ये चुनाव जो है ईवीएम से होगा। हालांकि दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि वीवीपैट मशीन से उन्हें पर्ची नहीं मिल सकेगी, ये चीज जरूर है। तो 6 जुलाई को निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होनी है। उसके पहले प्रचार आज 4 जुलाई को थम गया है। यानी अब आप प्रचार नहीं कर सकते। बहुत हो गया प्रचार प्रसार। अब जनता ने मन बना लिया है कि किसको वोट करना है, किस मुद्दे पर करना है। ये सब कुछ जनता ने मन बना लिया है। हमारे 4 संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे उनके नगर निगम, निकायों, पालिका में क्या स्थिति है, क्या मुद्दे रहे और जनता के मन में क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले ये तस्वीरें और सीधे हमारे चारों संवाददाता स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे इनके इलाके के बारे में पूछेंगे, इनके नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के बारे में सब कुछ पूछेंगे और इनके यहां कौन कौन से माननीयों ने प्रचार किया और कौन से मुद्दे छाए रहेंगे, ये भी जानेंगे। लेकिन एक परिचय करा दें, सुधीर दंडोतिया भोपाल से जानकारी देंगे, विजेंद्र पांडे जबलपुर की जानकारी देंगे और नासिर गौरी ग्वालियर की देंगे और रवि हेमराज सिसोदिया से जानेंगे इंदौर की स्थिति के बारे में क्या है। सुधीर, शुरुआत में आपसे करूंगा। राजधानी है, वहां पर तो प्रचार प्रसार तो दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। आपके यहां कितने जगहों पर चुनाव है, क्या मुद्दे छाए रहे, कौन से मुद्दे रहे, जनता के मन में क्या रहा, वो सब कुछ जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए राहुल, बिल्कुल बात करें तो सबसे बड़ा जो कहना चाहिए कि जो चुनाव का जो कार्यक्रम था वो पहले चरण का ही कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तय किया गया था। और खासकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर 11 नगर निगम में और साथ ही साथ 36 नगर पालिकाएं और 86 नगर परिषद, जिनमें चुनाव प्रचार आज शाम को 5 बजे यानी कि थोड़ी देर पहले थमाए। वहां पर कुल मिलाकर अगर बात करें तो 1,76,000 मतदाता जो है अब अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्षद और महापौर हैं, उनके भाग्य का फैसला 6 जुलाई को करने वाले हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो निर्वाचन के हिसाब से तैयारियां काफी पूरी की गई है। खासकर अगर बात करें तो कुल 28,850 वार्ड है जिन पर चुनाव होनी है। इसके अलावा 1300 से ज्यादा पोलिंग बूथ जो है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बनाए गए हैं इस पूरे चुनावी कार्यक्रम को लेकर। पर लेकिन राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो आज दिन भर जो है दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने इस पूरे चुनाव को खास बनाया। खासकर अगर बात करें तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने न केवल अपना संकल्प पत्र जारी किया, बल्कि बीजेपी के तमाम बड़े जो चेहरे थे वो चुनावी मैदान में नजर आए। आज दिन भर रिमझिम बारिश का दौर राजधानी भोपाल के अंदर देखने को मिला था। इस दौरान प्रचार भी कहीं ना कहीं अपने अभियान जो है उस पर भी परवान चढ़ता हुआ नजर आया। और खासकर अगर राजधानी की बात करें तो बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी है मुरलीधर राव, वो आज भोपाल में रहे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल के अंदर रोड शो किया और तकरीबन 8 किलोमीटर से ज्यादा उनका ये रोड शो था, जो कि भोपाल के 10 से ज्यादा वार्डों से होकर गुजरा था। यह माना जा रहा है कि आखिरी दिन दिग्गज नेताओं ने अपनी मौजूदगी के जरिए चुनावों को काफी ज्यादा दिलचस्प बनाया और पूरा दमखम जो है कांग्रेस बीजेपी की ओर से उनके तमाम बड़े चेहरे दम लगाते हुए नजर आए। बीजेपी की ओर से मुरलीधर राव के अलावा अगर बात किया तो मंत्री विश्वास सारंग, इसके अलावा उमाशंकर गुप्ता जो पूर्व मंत्री हैं, विधायक रामेश्वर शर्मा, कृष्णा गौर, साथ ही साथ बीजेपी के जो दूसरे स्थानीय चेहरे हैं आज चुनावी प्रचार में बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। वहीं पर कांग्रेस की ओर से अगर बात करें
तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने न केवल रोड शो किया बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी भोपाल के आसपास जो विदिशा, सीहोर और राजगढ़ नगर पालिका है वहां के लिए, कांग्रेस के लिए आज अंतिम दिन प्रचार किया है। राहुल, बिल्कुल। रवि हेमराज सिसोदिया भी हमारे साथ है। रवि हेमराज, आपके भी इलाके में कड़ी टक्कर है, टक्कर दी जा रही है। आज प्रचार प्रसार खत्म, अब चुनाव की बारी है। जरा अपने यहां की रिपोर्ट बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर बात करें तो इंदौर में 85 वार्ड हैं और ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से अगर उम्मीदवारों की बात की जाए या कांग्रेस की ओर से अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने नए चेहरों पर काफ़ी दाव खेला है। ऐसे में जो पुराने वार्ड थे, जो लंबे समय से बीजेपी और कांग्रेस की ओर से पार्षद रहे हैं, उनका भी चेहरा बदलाव इस बार दोनों पार्टियों ने किया है। और ऐसे में अब अगर बात की जाए तो जो महापौर प्रत्याशी हैं पुष्यमित भार्गव, नया नाम सामने लाकर बीजेपी ने सभी को चौंकाया था। तो वहीं पिछली बार ही कांग्रेस ने जो एक क्षेत्र क्रमांक 1 से विधायक है संजय शुक्ला, उनको महापौर प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिया था और उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि अब कांग्रेस में महापौर प्रत्याशी के लिए किसी नए चेहरे का नाम नहीं आएगा। जहां हम बात करें कि कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए उसमें अधिकतर कोरोना काल में लोगों की मदद को लेकर जो संजय शुक्ला की सक्रियता रही और उसके साथ में नगर निगम की पीली गैंग और भ्रष्टाचार को लेकर ऐसे तमाम मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस ने उठाए हैं। तो वहीं बीजेपी ने आज कल और आज का जो इंदौर है उसको लेकर क्या परिकल्पनाएं हैं और आगे इंदौर को लेकर कहाँ जाना है, 2050 के विजन को लेकर जो घोषणा पत्र जारी किए उसके तहत कई सारी योजनाओं को लेकर अपना एक घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया। तो ऐसे में अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो काफ़ी कांटे की टक्कर जो है महापौर प्रत्याशी, बीजेपी महापौर प्रत्याशी पुष्यमित भार्गव और कांग्रेस की ओर से संजय शुक्ला के बीच मानी जा रही है, क्योंकि संजय शुक्ला को शुरुआती समय में ही काफ़ी समय मिल गया था और उन्होंने जब बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया उस समय तक वे आधे से ज़्यादा इंदौर कवर कर चुके थे। लेकिन हालांकि बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी से चलती है और समय रहते रहते उन्होंने भी पूरे 85 वार्ड को कवर कर लिया और अपने जो महापौर प्रत्याशी हैं उनको भी लोगों के बीच में लाने में काफ़ी हद तक सोशल मीडिया के माध्यम से बात करें या फिर जो चुनावी सभाएं हुई हैं या रोड शो हुए हैं उसके दौरान लोगों तक उनकी पहचान बनाने में काफ़ी हद तक साबित रहे। तो अब देखना होगा कि 48 घंटे का समय आम जनता के पास में है और चूंकि अब समय थम गया है, ऐसे में अब देखना होगा कि जितने भी दिग्गज हैं, चाहे हम सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें या फिर सेंट्रल मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात, यानी सारे दिग्गजों ने अपना पूरा दांव चल दिया। यहां पर खूब प्रचार प्रसार हुआ। विजेंद्र पांडे से पूछते हैं जबलपुर में क्या स्थिति है, चूंकि लड़ाई जितनी आसान लोग कह रहे हैं उतनी आसान है नहीं। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, सुधीर हो या फिर रवि हेमराज हो या विजेंद्र पांडे जानते हैं इनके यहां पर स्थिति क्या है, चूंकि अंतिम दिन भी प्रचार प्रसार खूब हुआ है। विजेंद्र, आप अपने यहां की रिपोर्ट दीजिए हमारे दर्शकों को। बेशक राहुल, दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जबलपुर नगर निगम प्रदेश के उन चुनिंदा नगरीय निकायों में शुमार है जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी और कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने यहां तमाम बड़े दावेदारों का नाम काटकर शहर के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर जितेंद्र जामदार को प्रत्याशी बनाकर सबको चौंकाया था। वहीं कांग्रेस ने नगर निगम सदन का लंबा अनुभव रखने वाले और अपने नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू को प्रत्याशी बनाया और दोनों ही प्रत्याशियों की अपनी फैन फॉलोइंग है। यही वजह है कि खासा दिलचस्प ये चुनावी मुकाबला है और हम कहें कि ये चुनाव तो महापौरों का है लेकिन सांसदों की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी है। वो इसलिए क्योंकि जगत बहादुर सिंह अन्नू के चुनाव प्रचार की कमान राज्यसभा सांसद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार विवेक तनखा ने संभाले रखी। लंबे समय तक उन्होंने यहाँ कैंपेनिंग की, कैंप किया और उसके बाद डोर टू डोर जनसंपर्क भी करते नजर आए। वहीं बीजेपी की तरफ से राकेश सिंह लगातार जनसंपर्क करते आए, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र जामदार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का करीबी माना जाता है और यही वजह है राहुल कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक नहीं, दो नहीं, 3 बार जबलपुर के दौरे पर आए और तीनों बार उन्होंने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए रोड शो किया और लगातार जनसभाएं करते हुए वोट मांगे। मुख्य तौर पर अगर इस चुनावी मुकाबले को देखें तो सियासी दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दांव पर है और जोर आजमाइश भी जबलपुर शहर ने देखी। मुद्दों की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य तौर पर जबलपुर शहर की जो वर्तमान स्थिति है विकास की, उसको बदलने का दावा किया गया और साथ ही साथ अधूरे प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना। लगातार वार और प्रतिवार एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हुए, लेकिन नर्मदा नदी के शुद्धिकरण का भी मुद्दा खासा गरमाया रहा, क्योंकि लगातार नगर सत्ता यहाँ पर बीते 18 सालों की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी की रही है और नर्मदा में गंदे नालों का पानी मिलने से रोकना एक बड़ा सियासी मुद्दा भी जबलपुर में रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी, कांग्रेस की प्रत्याशी की ओर से कहा गया कि अगर वो महापौर
और बनेंगे तो पहला साइन वो जो है एसटीपी लगाने पर करेंगे। और कमोबेश यही वादा जो था वो बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जामदार की ओर से भी कहा गया। साथ ही साथ मजे की बात यह है कि दोनों ही प्रत्याशी ये बात कह चुके हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी कह रहे हैं कि वो महज एक रुपये प्रति माह के मानदेय पर काम करेंगे, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कहते हैं कि वो किसी तरह का मानदेय ही नहीं लेंगे, हेल्पलाइन भी शुरू करेंगे। तो हम कहें कि बड़े लोग लुभावने वादों के साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, इस समर पर हैं और दोनों ही पार्टियों की ओर से तमाम सियासी दिग्गजों ने जोर आजमाइश की है। हालांकि बीते 2 दशक यानी वादों में तो कोई कमी नहीं रही, एक तरह से भाजपा का गढ़। आप जैसा बता रहे विजेंद्र, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जनता को लुभाने की पूरी कोशिश है। हालांकि ये तो 17 को पता चल जाएगा, लेकिन उसके पहले वोटिंग 6 को है। नासिर, आपके यहां तो स्थिति ऐसी लग रही थी कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, 2 केंद्रीय मंत्री डटे हुए थे, मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की तरफ से भी पूरी जोर आजमाइश थी। पहले टिकट की माथापच्ची, उसके बाद जीत लेने की होड़ यहां पे तो खूब देखने को मिली। जरा अपनी ग्राउंड रिपोर्ट बताइए इस पूरे चुनाव की। देखिए राहुल, बीजेपी ने पूरी दमखम से यहाँ पर चुनावी मैदान में अपने बड़े नेताओं को उतारा, जिसमें शिवराज सिंह चौहान खुद 2 बार दौरे कर चुके और लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा सहित कई बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर डेरा डाले रहे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से केवल और केवल कमलनाथ का यहाँ पर दौरा हुआ है और जैसा कि जो यहाँ की कैंडिडेट है, कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी है, उसके परिवार के लोगों ने ही यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन कहा जा सकता है कि दोनों ही दलों में, चाहे कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही कम नहीं है, दोनों ही एक दूसरे को पटकनी देने के लिए मैदान में है। वादों की लिस्टों की बात करें तो कई सारे वायदे हैं कांग्रेस ने वो किए हैं और जैसा कि बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने उन्हीं वायदों को उठाया है जो पिछली बार किए थे उन्होंने, और अधिकांश उसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं शामिल हैं। और उसको लेकर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि मतदाता भी बार बार ये समझ रहा है कि लगातार जिस तरह से हो तो निगम का चुनाव रहा है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की जो बात की जाए, बीजेपी के जो घोषणा पत्र और जो उनकी जितनी भी रैलियां हो रही हैं, चाहे रोड शो हो रहे हैं, सब में एक ही बात ये की जा रही है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को गिना जा रहा है, जबकि 57 साल तक ग्वालियर की नगर निगम पर बीजेपी काबिज है, उनका ही मेयर है, उन्हीं की सभापति रहता है, तो उसके बावजूद भी उनके पास ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है जिसको वो नगर निगम को गिना सकें कि ग्वालियर नगर निगम को बीजेपी ने ये देने की कोशिश की। लेकिन सबसे जो है अहम मुद्दा ग्वालियर का ये है कि यहाँ पर चंबल से पानी लाने का मुद्दा है, जो हर बार 20 साल से लगातार किया जा रहा है, लेकिन आज तक पानी नहीं आया है। उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग बड़ा परेशान है, क्योंकि पानी का बड़ा क्राइसिस ग्वालियर चंबल संभाग में रहता है और कहीं ना कहीं हर चुनाव में मुद्दा भी रहता है, चाहे निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का। लेकिन उस मुद्दे को कोई भी पार्टी सही तरह से नहीं छूती है और यही कारण है कि चुनावी मुद्दा बनकर रह जाता है। लेकिन इस बार देखना यह है कि इस बार नगर निगम के चुनाव में किस तरह से लोग अपना भरोसा किस पार्टी पर जताते, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये कह के पहुंच रही है कि उनकी केंद्र में और राज्य में सरकार, यानी कि डबल इंजन की सरकार है, उनको तीसरा इंजन चाहिए, यानी कि नगर सत्ता के रूप में चाहिए। तो लेकिन अब लोग कितना भरोसा जताते हैं, क्योंकि 57 साल तक तो बीजेपी का राज यहाँ पर ग्वालियर नगर निगम में रहा है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा फाइट में यहाँ पर दिख रही है। भले ही कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यहाँ पर कोई रोड शो नहीं किया, कोई बड़ी सभाएं नहीं की है, लेकिन जो स्थिति ये है कि कहीं न बिल्कुल टक्कर का मुकाबला, ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस यहाँ पर डाउनफॉल में, क्योंकि बड़े नेताओं ने यहाँ पर सभाएं नहीं की, क्योंकि केवल और केवल कमलनाथ यहाँ पर एक बड़े नेता के रूप में, यानी कि पीसीसी चीफ ने यहाँ पर सभा ली है, लेकिन इसके अलावा कोई नेता ने नहीं ली। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और एक जो परिवार है, लेकिन लड़ाई तो नेक टू नेक है ना, आप बता रहे हैं, और दिलचस्प यही है दोनों दल यहां पे टक्कर में हैं। अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि परिणाम पिछली बार की तरह होगा, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि हमारे चारों संवाददाताओं की रिपोर्ट है, लड़ाई मध्य प्रदेश में नगर निगमों में, नगर निकाय में बहुत कांटे की टक्कर की है। सुधीर, इस बार का चुनाव तो काफी हट के लग रहा है, बहुत ही प्रोफेशनली लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह विधानसभा का चुनाव हो, चूंकि पहले कांग्रेस कह दी थी कि यह सेमीफाइनल है और उसके बाद दोनों दलों ने सीरियसली इसे ले लिया सेमीफाइनल के तौर पर। ऐसा लग रहा है कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, वचन पत्र और उसके बाद दौरे पर दौरे।
देखिए बिल्कुल राहुल, सही कहा आपने। और क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर अगले साल यानी कि 2023 में विधानसभा के आम चुनाव होने हैं और उससे पहले सरकार और कांग्रेस दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी। और कहना होगा कि कांग्रेस को अगर सत्ता में वापसी लेनी है तो इन परिणामों के उम्मीद के आधार पर कांग्रेस कयास लगा सकती है कि आने वाले समय में उसका भविष्य क्या होगा। और लगभग यही स्थिति बीजेपी के सामने है। न केवल सरकार बल्कि बीजेपी संगठन की परीक्षा इन चुनावों में कही जाएगी जिनको सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। लिहाजा मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो आमतौर पर जो निकाय चुनाव हुआ करते थे वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद हुआ करते थे। पर लेकिन परिस्थितियां कुछ इस बार ऐसी बनी कोविड के कारण कि मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा से ठीक एक साल पहले निकाय चुनाव हो रहे हैं। लिहाजा बूथ स्तर तक अगर कांग्रेस या बीजेपी को अपनी जमावट करनी होगी तो यो कार्यकर्ता जो पार्षद अगर इस बार चुनकर जाएंगे उनकी जितनी ज्यादा संख्या होगी उसी दल को उतनी ज्यादा मजबूती आने वाले समय में मिलेगी। लिहाजा कहना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी अच्छी तरीके से इस बात को जानती है। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी की ओर से तमाम दिग्गज नेताओं ने इस पूरे चुनाव को एक आम चुनाव की तरह लिया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो पिछले 13 दिनों के अंदर 21 शहर उन्होंने नापे और वहां पर कई सारे रोड शो आम सभाएं उन्होंने ली है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगर हम बात करें तो पिछले 10 दिनों के अंदर 10 शहरों में उनका चुनाव प्रचार रहा है। यहाँ पर कई सारे जो चुनावी सभाएं और रोड शो हैं वो कमलनाथ के द्वारा किए गए हैं। और यही स्थिति कुछ पर्दे के पीछे जो कमान संभाल रहे थे दिग्विजय सिंह, उन्होंने नगर निगम के अंदर भले ही खुलकर प्रचार या रोड शो ना किया हो महापौर प्रत्याशी के लिए, पर लेकिन छोटी छोटी सभाएं और छोटे छोटे पदयात्रा के जरिए उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट मांगे और नगर पालिका नगर परिषद को जिताने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। कांग्रेस और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ये जानते हैं कि इन चुनावों का भविष्य न केवल इनकी पार्टी का राजनीतिक भविष्य तय करेगा बल्कि उन नेताओं का भी भविष्य तय करेगा जो चुनाव प्रचार में आने वाले समय में विधायक या सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लिहाजा ये चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता के सेमीफाइनल को कहा जा रहा है राहुल। और अपने आप में इस चुनाव के सबसे ज्यादा जो कहना चाहिए कि चुनौती इसलिए मानी जा सकती है कि आज हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने आज 8 आम सभा इंदौर के अंदर और 5 रोड शो किए और लगभग तकरीबन प्रतिदिन 4 से 5 आम सभा रोड शो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। लगभग 3 से 4 जिलों के अंदर शहरों के अंदर मुख्यमंत्री गए थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की बात करें तो 3 से 4 जिलों के अंदर विजेंद्र और रवि हेमराज सिसोदिया और नासिर गौरी ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दी, पल पल की जानकारी दी। और यही वजह है कि जनता के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग भी IBC 24 को देखता है इसलिए क्योंकि हमारे संवाददाता पल पल और पूरी जानकारी देने में विश्वास रखते हैं। आप चारों का बहुत धन्यवाद।